रस्सी मिलेगी? कैसी रस्सी? नायलॉन वाली? कोई भी हो, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। 50 किलो तक का वजन उठा सके ऐसी कोई। ऐसा क्या उठाना है भाई? लाश को बांधकर ऐसे छत से टांगना है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत सारा फर्नीचर है, उसे टेम्पो से बांधना है। अब फिर तो ये नायलॉन वाली सही रहेगी। 10 मीटर। आमतौर पे गुनाह की वजह लालच, जलन, आपसी रंजिश होती है, लेकिन कई बार कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें लॉजिक के साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जुर्म के पीछे का जब मकसद ही समझ ना आ रहा हो तो मुजरिम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क वुमेन अगेंस्ट क्राइम की इस श्रृंखला में। थोड़ा सा फीवर है, चला जाएगा। चलो बेटा मैं चलता हूँ। पापा प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना। बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी तो मुझे देख के गुस्सा हो जाएगी। कितनी गुस्सैल है ना। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मोक्षा को चोट लगी। मोक्षा बेटा, माय गॉड कितनी सारी लग गई। बेटा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं मम्मा, हम ओके। मम्मा मुझे भूख लगी है, अब कुछ बना के लाओ ना। क्या खाएगी मेरी बेटी? स्वीट कॉर्न सूप। मैं चलता हूँ। पापा देखो ना कितनी चोट लगी है। बेटा कुछ समय की बात हो रहेगी, फिर मैं और आप हमेशा एक साथ रहेंगे। दो मिनट बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तुम्हें मिलेगी? गलत है मेरी इस बात की है, मुझे कंफर्म है। मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, उसकी परवरिश अच्छे से कर सकता हूँ। दैट्स इट, सिंपल। बच्चे की परवरिश के लिए पैसों की नहीं, माँ के प्यार की जरूरत होती है। माँ के प्यार की? माँ को फोन नहीं किया, बाप को फोन किया। कहाँ थी तुम जब उसको चोट लगी थी? ऑफिस में थी मैं, और वैसे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर ऑफिस की। तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम काम करती हो, हम कोई काम ही नहीं करते यहाँ पर। सारी सप्लाई हैंडल करता हूँ, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्लाइंट से गालियां पड़ती है तुम्हारे बॉस की तरह नहीं। बॉस कहाँ से आ गया हम दोनों की? बोलवाओ मत, मुंह मत खुलवाओ मेरा तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में मेरी परमिशन के बिना आने की हिम्मत भी मत करना तुम। और हाँ, डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तो क्या, उससे मिलने के लिए भी तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझे तुम? मैं भी देखता हूँ कि मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम उसको रोक कैसे सकती हो। माँ हूँ मैं उसकी। तब मैं उसका बाप हूँ। मोक्षा, मोक्षा, मम्मा आ गई बेटा। मोक्षा, मोक्षा, मोक्षा कहाँ चली गई है? बिना बताए कहाँ कहाँ चली जाती है। इसकी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ। हेलो तुति, मोक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। मोक्षा तुम्हारे यहाँ पर आई है क्या? नहीं तो आंटी, मुझे लगा वो स्कूल से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई होगी। वो तो 1 वीक से स्कूल ही नहीं आ रही। क्या? पूरे 1 वीक से स्कूल नहीं आई? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पानी पीजिए। नहीं सर, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दीजिए सर। पता नहीं कहाँ गई। एक बात बताइए, आखिरी बार अपनी बच्ची से कब मिली थी आप? आज सुबह सर। स्कूल पास में ही है सर, इसलिए रोज वो खुद ही स्कूल जाती है। और
कभी कभी हमारी सोसाइटी का वॉचमैन भी उसे स्कूल तक छोड़ देता है। कौन से स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची? सी कोस्ट इंग्लिश हाई स्कूल। सुबह इनकी बिटिया स्कूल ड्रेस में जाते हुए तो दिखी थी, लेकिन शाम को वापस आते हुए नहीं देखा। तुम दिन भर यहीं थे? हाँ साहब। कोई और ऐसी जगह जहां पे जा सकती है? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? सो रहा था, नहीं पता लगा, पर हुआ क्या है? मोक्षा का? सर मोक्षा अंदर नहीं। अरे लेकिन हुआ क्या है? मोक्षा को कुछ पता नहीं चल रहा अमन, वो कहाँ गई है? यहाँ आई थी क्या तुमसे मिलने? तुम एक बच्चे को संभाल के भी नहीं रख सकती हो। एक नंबर की गैर जिम्मेदार औरत हो तुम। एक मिनट शांत रहिए आप लोग। उसकी कोई ऐसी दोस्त जिसके पास जा सकती है वो? हाँ सर, उसकी एक स्कूल फ्रेंड है स्तुति। उसका एड्रेस? मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो क्लासेस बंद कर रही है। उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ रही। क्या मोक्षा पहले भी ऐसे क्लास बंक करती? वो सर कभी नहीं। मोक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस है। कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा दोस्त जिससे वो मिलती हो अक्सर? नो सर, कभी नहीं। हम रोज बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। कल तुम्हारी क्या बात हुई थी मोक्षा से? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? चल बता, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठीक है, अभी नेक्स्ट मंडे से स्कूल आ जाऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ, कौन सी स्ट्रीम लेने का प्लान है तुम्हारा 10th के बाद? मुझे तो आर्ट्स लेना है, पर पेरेंट्स साइंस ही दिलाएंगे। मैं भी साइंस ही लेने वाली हूँ। अच्छा है, हम दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, मोक्षा मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझसे पहले कभी कुछ नहीं छिपाती थी। लोग अक्सर अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। अरे श्योर, मोक्षा की ड्राइंग बुक है? हाँ सर, ये उसी की है। मोक्षा मेरे क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है और मेरी फेवरेट स्टूडेंट भी है। कोई परेशान कर रहा था उसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, एक लड़की थी जिसका मोक्षा के साथ झगड़ा होता रहता था। झूठी झूठी झूठी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, स्कूल में तो ये सब होता ही रहता है। और कोई परेशान करता तो उसे याद कीजिए। नहीं सर, और तो कुछ नहीं पता। मोक्षा वैसे तो एक बहुत ही मजबूत मनोस्थिति वाली लड़की थी, लेकिन अगर माँ बाप के रिश्ते में दरार वाली बात तलाक तक आ जाए तो ये बात तो किसी वयस्क के लिए, एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट के लिए भी हैंडल करना मुश्किल है। फिर मोक्षा तो एक बच्ची थी, इस स्थिति में वो क्या करे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच में और भी सवाल उठ रहे थे कि मोक्षा अपनी क्लासेस क्यों बंक कर रही थी। ठीक नहीं है, पर ये एक आम बात है टीनेजर्स के लिए अपनी क्लास बंक करना। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बात इससे बड़ी कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे मोक्षा के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मोक्षा ऐसे अचानक कहाँ जा सकती थी? ऐसे कई सवाल थे जो न सिर्फ मोक्षा के माँ बाप के सामने बल्कि पुलिस के लिए भी उलझन बने हुए थे। सर मोक्षा की माँ ने 3 महीने पहले ही डिवोर्स फाइल किया था और मोक्षा के पिता यानी कि अमन वर्मा, उन्हें दारू की लत थी और इसी वजह से उन दोनों में डिवोर्स हो रहा था। सर दोनों माँ बाप मोक्षा की कस्टडी को लेकर भी केस लड़ रहे थे। मोहल्ले वालों को कुछ पता चला? सर सभी का यही कहना है कि मोक्षा एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। इनफैक्ट मोहल्ले के बाहर जो दुकान वाले हैं उन्होंने उस दिन मोक्षा को बैग लेकर वहां से जाते हुए तो देखा, पर वापस आते हुए नहीं देखा। वापस नहीं मतलब कहाँ गई हो? कहीं किडनैप तो नहीं? मुझे नहीं लगता सर ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। अगर मोक्षा वहां से किडनैप हुई होती तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होता। मतलब जो कुछ भी हुआ है घर से थोड़ी दूर हुआ है और मोक्षा इस वक्त जहां कहीं भी है वो अपनी मर्जी से, लेकिन कहाँ? उसे गायब हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गए और ये अच्छी बात नहीं। तो काम करो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हर जगह पता करो, हर जगह पूछताछ करो और पता करो कि जिस वक्त मोक्षा गायब हुई उसका पिता अमन वर्मा कहाँ था। पारुल यार, एक बार फिर सोच ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू कितना डरती है यार। अरे यार, अगर पकड़े गए तो वाट लग जाएगी। लाइफ में रिस्क है तभी तो मजा है ना। वैसे तुझे पता है ना कि मैं कॉलेज नहीं आ रही। अगर कोई पूछेगा तो मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए सबको यही बोलना। ओके बाय।
पहन के दिखाओ ना जरा हमें भी। थैंक यू। आपके पास टाइम है? क्या हुआ? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। बॉडी देखकर मर्डर नहीं, सुसाइड लगता है सर। लेकिन मात्रे, वो इतनी दूर यहाँ जंगल में सुसाइड करने क्यों आएगा? और ये लड़की खुद से इतनी ऊपर लटकी कैसे? सर शायद इसने पहले रस्सी पेड़ पर डाला। ये तो किसी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं। इसी सुनसान जगह पर कोई गाड़ी में क्यों आएगा? मात्रे, इसके भी फोटो खिंचो और वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि इस उम्र की किसी लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। सर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है मोक्षा के बारे में। और सर मोक्षा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हमने छान मारे, ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आई है सर। सारा नॉर्मल ही लग रहा है सर। और सर ये मोक्षा की लास्ट सेल्फी उसके गायब होने से पहले। ये फोटो देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो सुसाइड के बारे में सोच भी सकती। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? चेक करें सर, जल्दी पता लग जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम में मरने का कारण फांसी से दम घुटना बताया जा रहा है। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कट है बाएं पांव। सर सारे एविडेंस सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले से लेकर पिछले 1 महीने तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई, उनमें से सिर्फ एक का फेस विक्टिम के फेस से मैच कर रहा है। ये है वो लड़की। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, इसके मम्मी पापा आते ही होंगे। देखिए आप शांत हो जाइए। मैं समझता हूं कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन रिद्धि गायब हुई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? माँ बाहर मतलब बाहर होता है, आ जाऊंगी। कैसी लड़की है, सीधे मुंह कभी जवाब ही नहीं देती। मुझे लगा कि वो अपनी दोस्त सोनल के यहाँ होंगी। जब मैंने सोनल से पूछा तो उसने मना किया। उसने कहा कि वो उसके यहाँ नहीं आई थी। क्या रिद्धि किसी बात से परेशान थी? पढ़ाई का या फिर किसी और बात का स्ट्रेस? नहीं सर, अभी अभी उसने अपने क्लास में टॉप किया था। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि ने खुद से फांसी लगाई थी। गलत लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी बेटी रिद्धि सुसाइड कभी नहीं कर सकती है सर। हाँ सर, हमारी रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन रिद्धि की लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है ना जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी वजह से रिद्धि को सुसाइड करना पड़ा। सब समझ रहा है मेरे को साहब, आप मर्डर के केस को सुसाइड का केस बताकर केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जी अब जरा शांत हो जाइए। शांत तो मैं तभी होऊंगा जब मेरी बेटी के कातिल को आप लोग ढूंढ लेंगे। देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चाई का पता लगाने की। एक काम कीजिए, आप रिद्धि का मोबाइल हमें दे दीजिए और बाकी रिद्धि की बॉडी को आप ले जा सकते। सर अगर 1 सेकंड के लिए ये मान ले कि ये सुसाइड नहीं है तो रिद्धि को मार कौन सकता है? चलो एक बार मान लेते हैं कि पोस्टमार्टम के हिसाब से ये सुसाइड है, लेकिन अगर रिद्धि के माँ बाप इतने श्योर है कि रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती, तो मुझे लगता है कि हमें भी मर्डर के एंगल पर नजर डालनी चाहिए। केस क्लोज करने से पहले डबल चेक करने में हर्जी क्या? एक काम करो, रिद्धि के फोन रिकॉर्ड निकालो और सोशल मीडिया भी चेक करो। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में और भी पता लगाना होगा सर। और हाँ, क्राइम सीन पर जो गाड़ी के टायर के निशान मिले थे उसके बारे में भी चेक करो। जी सर। देखो भैया, ये कैसा है? ये वाला परफेक्ट है। अगर आप ये वाला शादी में पहनोगे ना तो देखना कविता दीदी आपको देखती रह जाएगी। दीदी नहीं, अब वो तेरी भाभी। हाँ हाँ भाभी, अब बचपन से उन्हें दीदी बोल रही हो ना तो टाइम लगेगा आदत चेंज होने में। लेकिन भैया आप ना यही वाला सूट पहनना, क्योंकि शेरवानी थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। क्या ओल्ड फैशन है यार, मुझे तो पसंद है शेरवानी। लेकिन भैया अगर आप ट्रेडिशनल पहनोगे तो मुझे भी साड़ी पहननी पड़ेगी। बेटा सभी औरतें साड़ी पहनती हैं,
तुम्हारी मम्मी दादी सब, तुम्हें सारी से प्रॉब्लम है ना। बाबा प्लीज ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बाहर का नाप शनाप खाने का नतीजा है। अब बाहर का खाएगी तो उल्टियां करेगी ना। सर बैग से ये पैसे नहीं है। इतने सारे पैसे? ये बैग किसका है? ये रिद्धि का बैग है। तो करीब करीब 50-60 हजार रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे आपकी बेटी के पास कैसे है? सर वो सर छोटी मोटी नौकरी करती थी, शायद उसी में से बचाया होगा। कैसी छोटी मोटी नौकरी? वो तो नहीं पता। आपकी 15 साल की बच्ची नौकरी कर रही है, वो क्या नौकरी करती है आपको पता नहीं? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए ये आपने कभी उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की? सर रिद्धि के सोशल मीडिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। उसके फोन का आखिरी लोकेशन RI ट्रेस हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। लेकिन सर एक बात है, रिद्धि 1 महीने पहले से किसी गौरव दुबे से देर रात तक बातें करती थी। उसका फोन बंद आ रहा है और एड्रेस भी फेक है। ये गौरव दुबे कौन होगा? शायद सोनल को पता होगा। गौरव दुबे? मैंने किसी गौरव दुबे का नाम नहीं सुना रिद्धि से। और रिद्धि सुसाइड करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सोनल, उसके स्कूल में सब ठीक था उसके साथ? ए अखिल, तुझे याद है हमारी बायोलॉजी की बुक्स में बॉयज की प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स थे? नहीं याद है? अबे आवाज बदल जाती है, दाढ़ी भी आ जाती है और मुंह से भी आ जाती है, बिल्कुल रिद्धि की तरह। और उस दिन के बाद से सब रिद्धि को मुच्छड़ बोलने लगे। उसे लगा अगर वो रिएक्ट ही ना करे तो वो लोग ये सब बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस दिन तो अखिल और निखिल ने हद ही पार कर दी। अखिल और अखिल, सोनल, इसके अलावा रिद्धि कोई और बात से परेशान थी या दुखी थी? उसकी जॉब को लेकर कुछ? जॉब? उसके माँ बाप ने बताया कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करती थी। उसके बैग से काफी कैश भी मिला है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ और क्या काम करती थी? लेकिन सर अगर वो जॉब करती तो वो पैसे उधार क्यों लेती? सॉरी लेट हो गई। वैसे आज चाय और समोसे की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ तो तुझे पता है मुझे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एडमिशन मिल गया है। लेकिन उसकी फीस और बुक्स तो बहुत महंगी थी। बाबा मान गए तेरे? बाबा के पास इतने पैसे ही कहाँ, खाने के तो पैसे हैं नहीं उनके पास। मैंने अपने से मैनेज कर लिया। अपने से मैनेज कर लिया? कैसे? मैंने जग्गू भाई से 20,000 ले लिए। जग्गू भाई से? जग्गू? सर जग्गू भाई हमारे एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने तो सुना है वो कई बार जेल भी जा चुका है। मैंने बोला था रिद्धि को कि जग्गू भाई से दूर रहे। पर सर रिद्धि के बैग से 20,000 से कई ज्यादा रुपए मिले थे। सोनल, रिद्धि ने किसी और से भी उधार लिए थे? पता नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ जग्गू भाई का ही पता है। क्यों दिए थे पैसे उसको? साहब बच्ची को पैसे की जरूरत थी, अपन तो सिर्फ मदद की है उसके साथ। तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तू ऐसे किसी की मदद नहीं करता। देख बे जग्गू, तुझे हवालात में बिठाकर तेरी खातिरदारी करने के लिए एक लंबी लिस्ट है केसेस की मेरे पास। फिलहाल प्यार मोहब्बत में मुंह खोल दे, वरना और भी तरीके हैं। चल बता, रिद्धि के साथ क्या बात हुई थी तेरी? मैं बता दो साहब। 20,000 बड़ी रकम है, तू चुकाएगी कैसे? बस एक बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो जाए, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। अभी तो तू 18 साल की भी नहीं हुई है। नौकरी तो तुझे लगने से लगी। 300% ब्याज लगेगा साल का। वो हिसाब से जब तक तू 18 साल की होगी 2 लाख देना पड़ेगा तेरे को। 2 लाख? हाँ। लेकिन इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो फिर तू तेरा कोई दूसरा रास्ता देख ले।
पीछे मुड़ के देख। हाँ मेरे पास बैठ। मुझसे सब नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को पैसा भी चाहिए, देने के लिए भी तेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो कैसे चलेगा? चल ठीक है, एक और काम है तेरे लिए। क्या? क्या काम दिया था तूने उसे? वो जवान लड़की थी साहब, तो पुलिस को उसके ऊपर शक भी नहीं आ सकता था, इसके लिए मैंने उसे माल बेचने का काम दिया था साहब। हो सकता है कि रिद्धि ने जिसे ड्रग्स बेचे हो उससे उसकी मौत का राज जुड़ा हो। पता करो कि रिद्धि ने किस किस को ड्रग्स बेचे और साइबर टीम से भी कांटेक्ट करो। गौरव दुबे का फोन ऑन हुआ? नहीं सर। ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म करो। और ये अखिल और निखिल पर भी नजर रखो। पता करो कि मर्डर के वक्त वो दोनों कहाँ थे। जी सर। सर उस टायर के निशान के बारे में पता चल गया जो हमें क्राइम सीन से मिला। 2 साल पुरानी सिडान मॉडल कार के टायर के निशान थे। सिडान मॉडल? मात्रे जंगल जैसी सुनसान जगह पर 25 सड़क पर कोई गाड़ी लेकर क्यों जाएगा? आरे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। पता करो कि मर्डर के वक्त ऐसी कोई सेडान टाइप की गाड़ी वहां से गुजरी थी या नहीं। सर आरे के ज्यादातर रोड पर सीसीटीवी नहीं है, पर फिर भी मैं पता लगाता हूँ। सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली आई। आई नो आप मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। डोंट वरी। शाम 7 बजे बॉम्बे व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं आपकी वही वेट करूंगी। प्लीज आ जाना। एक्सक्यूज मी मैम, कैन हेल्प यू? वो मेरी बच्ची। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वीडियो मैसेज आया मोक्षा का। मुझे भी मोक्षा का वीडियो मैसेज आया। आप लोग मोक्षा के पेरेंट्स हैं? हाँ वो कहाँ है? उसने आपके लिए एक टेबल रिजर्व किया है। आइए मेरे साथ। मोक्षा ने टेबल आप लोगों के लिए बुक किया था। पर मोक्षा है कहाँ? मैम वो आपके लिए ये एनवेलप छोड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं आप दोनों को एक रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैं एकदम ठीक हूँ स्तुति के घर पे। डोंट वरी, वो आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए आई प्लान्ड ऑल दिस। और आपको याद है मम्मा, जब मेरी और स्तुति की 5th क्लास में लड़ाई हो गई थी तो आपने मुझे कहा था कि बात करके सारी थिंग्स सॉर्ट आउट कर ले। और अब देखो हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस आप दोनों भी ऐसे बैठिए, बात कीजिए और सारी थिंग्स सॉर्ट आउट करके जल्दी स्तुति के घर पे आ जाइए। मैं आपकी वेट कर रही हूँ। लव यू मम्मा पापा। चलो। आंटी बिलीव मी, मोक्षा यहाँ नहीं है। पर बेटा वो वीडियो तो उसने तुम्हारे फोन से ही भेजा था ना हमें। हाँ वो वीडियो काफी दिन पहले रिकॉर्ड किया हुआ था और वो मैसेज भी शेड्यूल था। उसके पास फोन नहीं था ना, इसलिए उसने मेरे मोबाइल से वीडियो बनाया। तो बेटा बताना तो चाहिए था ना। मैं आई एम सॉरी अंकल, मोक्षा का प्लान था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और आप दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी। आई एम सॉरी। मेरी मोक्षा सच में गायब हो गई बेटा। हमारी मोक्षा सच में गायब हो गई। मात्रे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ और इन पैरों के निशान के फोटो खिंचवाओ। जी सर। और आजू बाजू चेक करो और कोई एविडेंस मिलता है क्या। मात्रे सभी पुलिस स्टेशन में पता करो कि इस एज की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। हाँ केलकर साहब, ये वही लड़की है। सर इस फाइल में मोक्षा की सारी डिटेल्स है। आई एम श्योर ये केस रिद्धि के केस से जुड़ा है। दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। एक काम कीजिए पाटिल जी, ये केस आप हमें ऑफिशियली हैंड ओवर कर दीजिए। विल टेक इट डायरेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, मोक्षा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर
क्यों किया हमारी बच्ची ने ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मोक्षा सुसाइड जैसा कदम उठा सकती? सर मेरी बच्ची क्यों करेगी ऐसा? इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी, बस 13 साल की तो थी वो। मोक्षा के कबर्ड से कैश और ये कपड़े मिले। सर ये तो काफी महंगे हैं। और ये इतने सारे पैसे क्या ये सब? सर मैंने कभी उसको इतने महंगे कपड़े नहीं दिला और ना ही कभी इतना कैश दिया सर। क्या हो मिस्टर अमन, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सर 30,000 मैंने दिए थे उसको। क्यों? मैं बाप था उसका और तुम मिलने भी नहीं देती थी मुझे उससे। तुम इन पैसों से उसे खरीदना चाहते थे? हाँ भाई। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए, 2 सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। सबसे पहला सवाल कि मोक्षा को अपने घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, आर्य के आसपास उसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? नहीं। और दूसरा सवाल, अगर वो क्लासेस बंक कर रही थी तो वो जा कहां रही थी? अभी क्या बता सर? इस ब्रांड का प्रेगनेंसी किट नहीं है, कोई और ब्रांड चलेगा? कुछ लड़कियों से झगड़ा तो होता रहता था मोक्षा का, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं था। देखिए मैडम, सीरियस है या नहीं ये हम तय करेंगे। किससे झगड़ा होता था उसका? किससे झगड़ा होता था उसका? अक्षता। देखो बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे और मोक्षा के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये क्या कर रही है? ये मेरी नोटबुक है। तेरी है तो क्या हुआ? मेरे पापा रोज मेरी नोटबुक चेक करते हैं। अगर ये सब देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। छोड़ इसे। अगर दोबारा मेरी नोटबुक को टच किया ना तो मैं मैम से बोल दूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रही हो। और सर एक दिन तो उसने पूनम मैम की चेयर पे च्युइंगम चिपका दी थी। तो आपने बुलाया मोक्षा के पापा को? नहीं सर, ये सब तो मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था, क्योंकि उसने मेरी नई साड़ी च्युइंगम से खराब कर दी थी। एंड आई नो कि उस दिन मैंने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया था। लेकिन सर 1-2 दिन में मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। हो सकता है कि टीचर के डर से वो पूरे वीक स्कूल न गई। स्कूल नहीं गई तो गई कहाँ? सर डेड बॉडी के पास से जो जूते के निशान मिले थे वो 8 नंबर के नॉर्मल पैटर्न के रनिंग शूज हैं, बहुत ही कॉमन है सर। मात्र एक काम करो, रिद्धि की कॉल डिटेल फिर से चेक करो, शायद दोनों केस के कनेक्शन में कुछ मिले। जी सर। एक सीसीटीवी फुटेज मिली। सर ये तो सेम कार मॉडल है जिसके टायर के निशान हमें मिले थे। जरा जूम करना। बस इस गाड़ी के नंबर प्लेट से इस आदमी की डिटेल निकलवाओ और उसको उठा के यहां ले आओ। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मोक्षा और रिद्धि को एक ही जैसी रस्सी से मारा गया और दोनों ही रस्सियों पर बिल्ली के बाल भी मिले। बिल्ली के बाल? लेकिन रिद्धि या मोक्षा दोनों में से किसी के भी घर पे बिल्ली नहीं है। मी। गौर से देख इसे, गौर से देख इसे। 24 तारीख को एसवी जंक्शन पे तू उस लड़की से मिला था। कुछ याद नहीं आ रहा सर मुझे। याद दिलाने का टॉनिक है हमारे पास, खाएगा? कुछ याद आया सर मुझे सर एक एड्रेस नहीं मिल रहा था तो बस एड्रेस पूछने के लिए गाड़ी रोकी थी मैंने इसके पास। बताता हूँ सर, ड्रग्स लिया था मैंने इससे सर। चाहिए? हाँ
सच बोल रहा हूँ सर, उस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला और ना ही कभी उस दिन से पहले मिला था सर, कसम से सर। सर कौन है? सर आरे के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं हमने उसे चेक किया। रिद्धि के मौत के वक्त करीब 400 सिंगल मॉडल की कारें वहां से गुजरी और सर ये रिद्धि के कॉल डिटेल्स भी आ गए। कोई खास बात? जी सर, करीब 1 महीना पहले रिद्धि ने किसी जीवन विकास केंद्र को कॉल किया था एक बार। जीवन विकास केंद्र? सर ये एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है। मोक्षा और रिद्धि 2 लड़कियां, शहर के 2 अलग अलग कोनों में रहने वाली, बिल्कुल अलग माहौल में पली बढ़ी, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों खुश थी। इनके सोशल मीडिया पोस्ट देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो जैसा सोशल मीडिया पे दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इन दोनों लड़कियों के माता पिता को तो असल में मालूम भी नहीं था कि उनकी बच्चियां किस मनोस्थिति से गुजर रही हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम असल में भूलते जाते हैं कि जब हम उस छोटी उम्र में थे तो हमारी मनोस्थिति क्या होती थी, हम किसी भी क्रिया पे क्या प्रतिक्रिया देते थे, हमारे एक्शंस का रिएक्शन क्या होता था। इसलिए शायद कई बार माँ बाप अपने बच्चों के दिल के करीब पहुंच के उनकी समस्याओं को समझ के समाधान देने में नाकामयाब हो जाते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। फोन आया होगा सर, लेकिन हम किसी से भी उनका नाम, एड्रेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। हम बस उनसे बात करके उनकी समस्या सुनते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ, बातचीत की एंट्रीज होती है हमारे पास, पर सॉरी सर, ये बहुत ही पर्सनल बातें होती हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली और हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि वो वाकई में सुसाइड है या फिर कुछ और। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। हम उनकी पर्सनल बातें इस तरह से किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, आगे से ऑर्डर आएगा तो उसे रिकॉर्ड दिखाना ही पड़ेगा। एंड मात्र आई एम श्योर कि रिकॉर्ड में से कोई तो इंपॉर्टेंट बात जरूर सामने आएगी। अरे पारुल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय अंकल, वो मैं यहाँ वो अंकल मेरे कजन को बेबी हुई है ना, तो बस उसी के लिए देखने आई है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये कविता भाभी के पापा थे। अगर इन्हें पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती। तू टेंशन मत ले, अबॉर्शन हो गया है ना, जस्ट चल। ये कमिश्नर की ऑफिस से ऑर्डर्स है। आपके बॉस से तो बात हुई होगी ना? हमें रिद्धि के साथ की बातचीत की रिकॉर्ड चाहिए। थैंक यू। तूने सिर्फ तेरी ही नहीं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। कविता के पिताजी आए थे, तोड़ के गए रिश्ता, सिर्फ तेरी इस करतूत की वजह से। भैया आई एम सॉरी भैया, बचपन का प्यार थी उनका। भैया आई एम सॉरी। ठीक है सर, उस दिन वहां से 10 कार निकली थी। लोग शॉर्टकट के लिए वो रोड यूज करते हैं। कि दुनिया प्यार मोहब्बत से नहीं पैसों से चलती है। स्कूल में भी तो अमीर बच्चे अलग, गरीब बच्चे अलग ही थे। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वो लोग। ये अखिल और निखिल का पता लगाओ। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलना बंद कर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या किया रिद्धि के साथ? सर बच्चे आराम से। बच्चे हो या कोई भी, खून करने के बाद गुनाहगार है सिर्फ ये। कार से पीछा कर रहा था तो उसका पीछा कर रहे थे या नहीं? हाँ सर, उसके खून से हम दोनों को कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ उसको डरा रहे थे। ये सही मात्र है क्या? सर आरे से एक और डेड बॉडी मिली है, पेड़ से लटकी हुई। सर ये तो सेम टाइप की रस्सी लग रही है जैसा कि मोक्षा और रिद्धि के केस में इस्तेमाल हुआ था।
आपने जूतों के निशान देखे? ये तो बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान है जो मोक्षा की बॉडी के पास मिले थे। जी सर, बिल्कुल वैसे ही है। सर, विशाल के घर वालों से बात हुई, कल ही उसकी शादी टूटी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक सुसाइड ही है सर। मात्रे, अब तक सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये मर्डर ही, वरना एक ही तरीके की रस्सी से कोई घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? ऊपर से दोनों रस्सी पर बिल्ली के बाल, 3 में से 2 लोकेशन पर सेम फुटप्रिंट्स, इन सब में कनेक्शन है। और सर, विशाल की बॉडी के पास से ये एक चीज मिली है। ठीक है, निकोटिन गम है सर। विशाल की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, उसने भी जीवन विकास केंद्र पर कॉल किया था। ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? वो तो आज छुट्टी पर है। एड्रेस दो उसका। जी सर। चल बेटा, तेरा टाइम आ गया। साहब, हमने क्या किया है? लोग तेरे से मदद मांगने आते हैं और तुम का खून कर रहा है। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू जो च्युइंगम चबाता ना, वो एक डेड बॉडी के पास मिली, समझा? साहब, वो हमारी च्युइंगम नहीं है साहब, वो दरअसल हमने चुराई थी। वो विक्रम सेठ की च्युइंगम है। वो हम बेगम को खाना देने जाते हैं ना, वहीं हमें मिली थी, तो हमें महंगी लगी, हमने उठा ली। बेगम? कौन बेगम? सब विक्रम साहब की बिल्ली है, हम रोज से रोज खाना देने जाते हैं। सर, विक्रम का फोन बंद आ रहा है, उसे लग गया होगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए कहीं भाग न गया हो। सर, गौरव का फोन ऑन हुआ है। ट्रेस करो उसे। जी सर। क्या हुआ सर? कहाँ भाग रहे थे? सर, क्यों मारे सर? गलतफहमी होगी सर आपको। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा है तुझे। वो स्टूल भी तेरी गाड़ी से मिला था और उस पर जो खून है ना, वो भी मैच हो ही जाएगा। इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने खुद हमें एविडेंस तक पहुंचाया है। हाँ सर, मारा है मैंने, सबको मैंने ही मारा है। वो तो ही मरने के लिए आया था तो मरना था। किसी के पेरेंट्स अलग हो रहे थे तो मरना था। किसी की शादी टूट रही थी इसलिए मरना चाहता था। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हैं? लेकिन नहीं, ये लोग थे कि इनको तो मरना था। कैसे मारा तूने उनको? कैसे मारा? वो लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते थे तो मैं उनका नंबर नोट कर लेता था, फिर अपने पर्सनल नंबर से उनसे बात किया करता था। लेकिन मोक्षा के पास तो फोन था ही नहीं, फिर वो तुझसे कैसे बात करती थी? वो अपना स्कूल बंक करके मुझे पीसीओ से कॉल किया करती थी। मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी, उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ रही। पहले मैं उनसे बात करके उनका विश्वास जीतता था। भगवान का नौकर हूँ सर, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। भगवान का नौकर है, उनके लिए काम करता है, तो बाकी की पूरी जिंदगी इसी हवालात में काटना, उसी भगवान का नाम लेते हुए। विक्रम आम खूनियों की तरह नहीं था। आमतौर पे किसी की हत्या करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन विक्रम दरअसल वो दिमागी तौर से असंतुलित था। बहुत पूछताछ के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसने पिछले कुछ सालों में 6 मर्डर्स किए थे। इस केस की खास बात यह है कि जिनका भी खून हुआ वो अंदर से टूटे हुए थे, कमजोर थे, और वो मदद मांगने के लिए विक्रम के पास पहुंचे थे, और विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। विक्रम जैसे खूनी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। अगर रिद्धि, मोक्षा और विशाल के परिवारों ने वक्त रहते जुर्म की दस्तक को पहचाना होता तो शायद इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ खा लो पहले, आ जाओ। अनिल, क्या हुआ? क्या खाओगी तुम? बैठो बैठो, क्या खाओगी? अनिल कुछ खाना नहीं है, हमें भूख नहीं है। अरे पकौड़ी खाने के लिए भूख की जरूरत नहीं होती। तीखी भैया, एक प्लेट तीखी पकौड़ी। जी भैया जी।
अनिल, हम यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आए थे। पकौड़ी आ गई। पकौड़ी खाते खाते भी तो बात कर सकते हैं, और खाने के बाद एक प्लेट मम्मी के लिए भी ले आना, खुश हो जाएंगे। वो काला खट्टा, एक काला खट्टा बनाना भैया। अनिल, क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? आप ठीक हो? ठीक हो आप? हेलो, शियानी गेट पुलिस स्टेशन। हाँ, पीएसआई मिश्रा बोल रहा हूँ। सर, यह एक पकड़ हो गई है। अभी हम कार देख पर आओ। तुम उसका पीछा कर सकते हो? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कॉलर आईडी पे जो नंबर है वो तुम्हारा है ना? इस नंबर को कैरी करो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ, हम वहाँ पहुँचते हैं। ओ तेरी साहब, वो गाड़ी अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। ठीक है, तुम अपनी लोकेशन भेजो और वहीं रुको, हम वहाँ आते हैं। साहब, किस तरफ गई गाड़ी? सर, हम वो गाड़ी का पीछे कर रहे थे, अचानक एक टेम्पो आई और मेरी आंखों के सामने से छूमंतर हो गई। साहब, कौन सी गाड़ी थी? सर, ग्रे कलर की वैन। सभी टोल नाकों को अलर्ट कर दो, जो भी ग्रे कलर की वैन दिखती है उसे अच्छे से सर्च करना। गाड़ी शायद हाईवे की तरफ गई है। ठीक है, मुझे अपडेट्स देते रहना। वो लड़का कहाँ है? किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया? नहीं साहब। एम्बुलेंस को फोन करो। सर, वो लड़की को जानते हो जिसे ले गए? नहीं साहब, नहीं जानता हूँ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि लो, एक और किडनैपिंग केस, फिर वही कहानी। पर आपको मालूम है, समस्या की जड़ भी तो यही है। एक जघन्य अपराध को एक आम सी बात समझ लेना, यही अपराधियों को बढ़ावा देता है। आप जानते हैं, अपराध महज किडनैपिंग, रेप और मर्डर के मामले नहीं है। ये एक आईना है हमारे समाज की जर्जर दशा का। इन अपराधों को जड़ से हटाने के लिए हमें तह तक जाना होगा। इस बारे में बात करना जरूरी है। जिस तरह ठेले वाले ने किडनैपर्स का पीछा करके बहादुरी दिखाई, ऐसे सतर्क नागरिकों की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। अब दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप क्यों किया गया? किसने उसे किडनैप किया? उसके साथ वो लड़का कौन था और उसका उस लड़की से रिश्ता क्या था? और उस लड़के को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया? सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस लड़की के अतीत में झांकना होगा। Will you marry me? ये क्या मजाक है राहुल? अरे सिमी, ये मजाक नहीं है, हम प्यार करते हैं तुमसे। राहुल, हम तुम्हें सिर्फ 2 महीने से जानते हैं और तुम हमसे शादी करना चाहते हो। हमें तो लगता है हम तुम्हें बरसों से जानते हैं। और क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? बताओ। यही कि तुम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, या किसी भी अनजान इंसान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, कोई भी बता सकता है हमारे बारे में। अच्छा, तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। राहुल, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ले लो ना टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम चाहिए बोलो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। हम तो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते हैं। और तुम्हें पता है, तुमसे पहले भी ना कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी हमें, पर जो तुम्हारे साथ फीलिंग हमें आती है ना, वो कभी किसी और के साथ। सिमी, आई लव यू सो मच। हम भी तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम्हें तो हमारी सिचुएशन पता है ना। पापा ने 7 लाख का कर्जा लिया हुआ है और अब उनके जाने के बाद वो सारा का सारा कर्जा हमारे सर पे है। ऐसे में हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक, तुम बस एक बार हाँ बोल दो सिमी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नहीं राहुल, हम ऑलरेडी तुमसे 1 लाख रुपए ले चुके हैं और वो लोग 2 लाख की डिमांड और कर रहे हैं। तुम्हें पता है, हमें माँ को घर पे अकेला छोड़ने में डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कब कौन घर पे आ जाए। और 1 मिनट। क्यों? हाँ माँ, हम बस घर ही आ रहे हैं। क्या? माँ,
थोड़ी सी मोहलत और दे। अरे और कितना मोहलत है? मोहलत ही तो दे रहे। हाय हाय, तो आप आ गए, क्या बात है, आज तो एकदम जहर लग रही है। भाई पैसे निकाल। बिल्कुल तरीका किसी से पैसे मांगने का। लौंडे बीच में मत पर, वरना यही फैंडम बना दूंगा। क्यों ना पढ़ू, घर का मामला हमारे। जो बहन लगती है कि ये तेरी है? राहुल 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 राहुल, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज बेटा, तुमसे ज्यादा समझदार तो लौंडिया निकली। अब प्लीज हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए ना, हम लौटा देंगे आपके पैसे सच में। 2 लाख, वरना अगली बार इस घर को खंडर बना दूंगा। और तुझे तो मैं देखता हूँ बाद में। माँ चिंता मत करो माँ, हम इनके सारे पैसे लौटा देंगे बहुत जल्द। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम पैसों का इंतजाम करेंगे आपके लिए। बेटा ऐसे अजनबियों से कब तक पैसे लेते रहेंगे? आप हमें अपना दामाद बना लो, फिर हम आपके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं रहेंगे। आखिर घास चढ़ने चली गई है क्या तुम्हारी, जो इस मनुष्य से शादी करेगा? अरे दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे इससे शादी करके क्या मिलेगा तुझे? कर्जा, दुनिया धमकी। अरे अच्छे खासे दिखते हो, कमाते हो, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी तुमको। हाँ, पर वो सिमी तो नहीं होगी ना। माँ, हम सिमी से प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करें। राहुल, अंकल, आंटी जी, हम राहुल के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हम राहुल तक नहीं आने देंगे। बंद कर अपना ये ड्रामा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तेरे जैसे बिन बाप की लड़कियों को। पहले अच्छे से लड़के को फंसाओ और फिर उनसे अपने खर्चे चलवाओ। यही है ना पापा? क्या पापा? ये बिजनेस हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। हमारी मेहनत है, एक एक पैसा हमारा है इसमें, इसीलिए जहां भी से खर्च करना होगा ना, वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। जहां तक रही बात सिमी की, तो ऐसा है, शादी तो हम इसी से करेंगे, फिर चाहे हमें आपका आशीर्वाद मिले या ना मिले। सिमी चलो। राहुल, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सिमी, हम अपने माँ बाप को समझा लेंगे। यार मैं बहुत नाराज हूं तुम लोगों से। मतलब मैं शहर से कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने प्रपोज कर दिया सिमी को? बता देता मुझे कम से कम यार, अगर मैं सिमी को प्रपोज करने वाला होता तो। मजाक कर रहा हूं, शक्ल देख अपनी। सॉरी कमीने, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। मुबारक हो, थैंक यू। कब कर रहे हो सगाई? सगाई नहीं, अब सीधे शादी करेंगे। बस कल ही पंडित से मुहूर्त निकलवाता हूँ। अब हम घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी, तुम दोनों बातें करो। आई लव यू। बाय अनिल। बॉस, तुझे नहीं लगता तू जल्दबाजी कर रहा? जल्दबाजी किसी? आई मीन, तू श्योर है ना कि तुझे किसी से शादी करना? हाँ यार, शी इज द वन आई वांट टू ग्रो ओल्ड। मेरा बच्चा राहुल, अंदर पार्क के लिए। राहुल, 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 चलिए हटिए, हटाओ इन्हें। ये अक्सर एक लड़की के साथ यहाँ पार्क में आता था। कौन सी लड़की? तुम पहचानते हो उसे? नहीं सर। मेरे बेटे को खा गई मनु। मेरे बेटे में जादू कर रखा था उसने, दिन रात उसके इशारे में नाचता रहता था। वो खा गई सब हमारे बेटे को, उसे पकड़ी है सर। एक मिनट,
ये सिमी ऐसा क्यों करेगी? ताकि सिमी को 3 लाख रुपए वापस ना देने पड़े जो हमारे बेटे ने उसे दिए थे। कब की बात है ये? ये मर्डर वेपन हो सकता है। एक काम करो, इसको फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक भेजो। सॉरी सर मैं उठा दूं। हाँ, हाथ मत लगाना। अंकल ये सिमी का एड्रेस बताइए। सिमी कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? अरे हुआ क्या? राहुल गुप्ता का मर्डर हो गया है, अरेस्ट करो इन्हें। अरे क्या कह रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी? कोई गलतफहमी नहीं है, मर्डर हुआ। कुछ नहीं किया है। सर उस लड़के अनिल कुमार की हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके माँ बाप अस्पताल पहुंच गए हैं। हमने 2 कांस्टेबल्स को भी वहां तैनात कर दिए। वो लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर, पता चला कि उस लड़की का नाम सिमी शुक्ला है। कांचन नगर में अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। माँ की तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। चलो ऐसा नहीं हो सकता। सिमी सावित्री सर, वो सिमी का कुछ पता चला? आप कौन है? सर, हम सावित्री के बड़े भाई महेंद्र त्रिपाठी हैं। यही सेक्टर 5 में रहते हैं। उस लड़के अनिल ने कुछ बताया क्या? अनिल को अब तक होश नहीं आया और हम सिमी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, वो संतोष और उसके गुंडे दोस्तों ने ही सब किया होगा। कौन संतोष? सर वो यहाँ पे पैसों की वसूली के लिए आता था। कौन से पैसे? कैसी वसूली? सर मेरे पति ने अपने बिजनेस के लिए मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इसमें से 5 लाख रुपए वो वापस भी कर चुके थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बाकी के बचे पैसों के लिए उधार देने वालों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। घर में गुंडे भेजने लगे थे। हमने उनसे थोड़ी मोहलत मांगी और मेरी बेटी ने तो 1 लाख रुपए वापस भी कर दिए थे। इस बीच 2 लाख का ब्याज भी पड़ गया हम पे। फिर वो हमें पैसों के लिए परेशान करने लगे। साहब, हमने भी उनको 2 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने बाकी के 4 लाख के लिए हमें थोड़ा टाइम भी दिया था। उसके बाद उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया? परेशान करना बंद नहीं किया, बस ये समझिए कि घर में आना बंद कर दिया। लेकिन मेरी बेटी को बार बार फोन करके या कहीं जाती थी तो रास्ते में रोक के उसे धमकी देते थे और पैसे वापस देने के लिए बोलते थे। शर्मा, कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, मोहल्ले में इनके बारे में जरा छानबीन करो और साथ ही सिमी की लोकेशन ट्रेस करो। जी सर। और हाँ, ये महेंद्र और सावित्री, इन दोनों के फोन भी ट्रैकिंग पे डालो। हो सकता है ये किडनैपर फिरौती के लिए ना फोन करें। सर, सिमी पार्लर का सारा काम हमसे ही कराती थी। अक्सर जाते थे हम उसके घर पर भी। एक लड़का था जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन लड़का? रोहित नाम था उसका। तो एक दिन जब हम उसके घर पर थे तब सिमी, सिमी, तुम घर में कैसे घुस आए? आज हम तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगते ना, ये सब हमेशा के लिए खत्म कर। रोहित तुम ना अपनी ना हद में रहो, समझे? आंटी, अरे कौन है भाई तुम? आंटी, हमें अपना दामाद बना लीजिए। क्या? बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अरे आपकी लड़की को ना हमेशा खुश रखेंगे। आंटी, हम जैसा लड़का आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, बता रहे हैं आपसे। रोहित चलो यहाँ से। अरे आंटी, समझाइए। निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। धक्का दे दिया। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहित इस बात पर इतना नाराज हुआ कि उसने सिमी की स्कूटी तक तोड़ने की कोशिश की। धक्का दे, धक्का दे। हमको धक्का दे। तू है कौन? धक्का किसको दे रहा है? जानते किससे बात कर रहा है? अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। चल निकल वहां से, चल। सर रोहित किराए पे कमरा लेकर रहता था, लेकिन इस समय वो वहां भी नहीं है। मकान मालिक ने बताया वो मेरठ के लिए निकला था। और सर ये देखिए,
ये गाजियाबाद टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो शहर से बाहर जा रहा है। लेकिन सर उसके माँ बाप ने हमें बताया था कि वो वहाँ कभी पहुंचा ही नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। और सर इस फुटेज से ये भी पता चला है कि जिस गाड़ी से सिमी को अगवा किया गया वो अभी तक शहर के बाहर नहीं गई। मतलब मुमकिन है कि सिमी अभी भी शहर के अंदर ही है। ये मैं सिमी की सीडीआर ही चेक कर रहा था। वो अनिल के साथ साथ किसी और लड़के से भी बहुत बातें करती थी। राहुल गुप्ता होगा सर राहुल गुप्ता और सिमी का सीरियस रिलेशन था। वो दोनों शादी करने वाले थे। और सर राहुल और अनिल भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब 2 महीने पहले राहुल का कत्ल हुआ था तो राहुल के घर वालों ने तो सिमी का कहना था कि उधार चुकाने के लिए राहुल ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि राहुल के परिवार ने बताया कि राहुल ने पहले उसे 1 लाख और उसके बाद 2 लाख, मतलब टोटल 3 लाख रुपए दिए। लेकिन जब हम पूछताछ कर रहे थे तो महेंद्र ने बताया था ना कि उसने 2 लाख रुपए दिए सिमी को। जी सर, उसे सिमी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई, जिस वजह से राहुल का परिवार काफी नाराज था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमी की किडनैपिंग के पीछे इस राहुल की फैमिली का हाथ हो? क्योंकि राहुल की फैमिली को भी अच्छी तरह से पता था कि सिमी किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है, इसलिए उस किडनैपर ने पेट दर्द होने का बहाना किया। पर सवाल यही है कि सिमी बेकसूर है जैसा हम सोच रहे हैं, या फिर वाकई में राहुल के मर्डर में उसका कोई हाथ है, जैसा कि राहुल के परिवार वाले कह रहे हैं। ये राहुल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कौन सा पुलिस स्टेशन कर रहा है? सर कविनगर पुलिस स्टेशन। चलो एक बार जाके आते हैं। आपके यहाँ जो राहुल मर्डर केस है, हमारे पास सिमी शुक्ला किडनैपिंग केस है जो उससे रिलेटेड है। इसीलिए तो सर हम कह रहे थे कि ये जो सिमी किडनैपिंग केस है वो भी हम लोग को ही देखना चाहिए। कम से कम फाइल देखनी है हमें। अब सर फाइल तो बड़े साहब के पास है, तो मतलब अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर फाइल भी नहीं दिखानी तो ऐसा ही सही, हम अपना केस अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। सर वो तो थोड़ा रूल के अगेंस्ट हो जाएगा ना? रूल हमें भी अच्छी तरह से पता है और अपना केस हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी रूल बिना ब्रेक किए। सर जय सर। जय शर्मा, ये राहुल के परिवार की पूरी डिटेल्स निकालो और उसके परिवार से पूछताछ ऐसी जगह करना जो कविनगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ना हो। तुम्हें पता है ना वो कैसे करना है? सर तब तक मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ कि राहुल मर्डर केस की फाइल जल्द से जल्द हमें ट्रांसफर करें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया है। कहीं ये राहुल के परिवार का बदला तो नहीं है कि उन्होंने किडनैप कर लिया हो, या फिर सिमी ने ही कुछ ऐसा किया हो कि उसका किडनैप हो गया। सिमी ने ऐसा क्या किया होगा? कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? मुझे जाने दो ना प्लीज, बचाओ। अरे भाई, अब लोग शादी से पहले लड़के और लड़की के बारे में जानना जरूरी समझते हैं और इसमें बुराई नहीं है। आजकल का जमाना ही ऐसा है, क्या करें। हाँ। मोंटी, अरे वो तो अच्छा लड़का है, थोड़ा गुस्से वाला है बस। हाँ, उसका एक भाई है ना, राहुल, है ना? हाँ, हमने सुना है उसका मर्डर हुआ था। हाँ, राहुल के मौत के बाद वो काफी टूट गया था बेचारा, और वो तो उसी दिन सिमी को मारने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने उसे बचा लिया था। अरे मैडम, बहुत भड़का हुआ था वो, क्या बताएं। उस दिन वो जुए में 5000 हार गया था, है ना? हाँ, भड़का हुआ था, लेकिन कौन सी बात पर भड़का था वो? कौन? भाभी जी, हम इस्त्री वाला, आपका हमेशा का इस्त्री वाला छुट्टन भैया, उनको ज्वार हो गया है तो उनका जगह पे हम आए। ये आपके कपड़े लीजिए, गिन लीजिए। अरे रे 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 रे, इतना छुटका लड़का का तस्वीर पे माला, ये तो बहुत छोटी उम्र में चला गया। क्या हुआ था? कौन है ये? हमारा बेटा राहुल। जिससे प्यार करता था उसी ने इसे मार दिया। पर तुम क्यों पूछ रहे हो सर? अरे वो तो ऐसे दिख गया तो हमने पूछ लिया। अब भाभी जी और कपड़े हैं? देख के शाम को देते हैं। ठीक है, हम कल आते हैं। भाजी कैसा दिया भैया? अरे कैसी सब्जी है ये? एक भी ताजी नहीं। अंदर जाओ, ताजी सब्जी ले आओ। अरे बहन जी, आप भी ताजी सब्जी लीजिए ना। अरे आप तो वही है ना जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ था? माफ कीजिएगा बहन जी, दरअसल हम एक संस्था में काम करते हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं। यूं चुटकियों में केस सुलझाते हैं हम। और हमने सुना है कि आपके बेटे के कातिल को पकड़ा नहीं अब तक। पकड़ा गया था पर
पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। हमको नहीं लगता कि हमें अब आपकी जरूरत पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसे छीनते हैं। वैसे कातिल से आपका मतलब वो कमीनी सिमी है क्या? कोई सबूत है क्या उसके खिलाफ आपके पास? सबूत? हमारे बेटे की सारी मेहनत की कमाई खा गई हो। एक वही तो था हमारे घर में कमाने वाला, और जब उसका इससे मन नहीं भरा तो नागिन हमारे बेटे को ही टस। सर गुप्ता परिवार में अकेला राहुल था जो कमाता था। उसके पहले भी काफी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन जब से सिमी उसकी जिंदगी में आई थी वो काफी बदल गया था। और दरअसल राहुल और सिमी एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस भी थे। और ये 2 लाख रुपए का माजरा क्या है? सर ये बात तो हम प्रमोद को पूछ नहीं पाए, लेकिन महेंद्र का अब भी यही कहना है कि 2 लाख रुपए उसने दिए थे। सर मैं बताती हूँ 2 लाख का माजरा क्या। सर मोंटी के दोस्तों ने हमें बताया कि मोंटी को जुआ खेलना पसंद है। हमने ज्यादा जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि मोंटी सिर्फ जुआ खेलता ही नहीं था, बल्कि उसको उसकी बुरी लत भी थी, और इसी लत की वजह से वो 2 लाख के कर्जे में भी था। और लगभग 2 महीने पहले उसने कर्जा चुका दिया। 2 महीने पहले कर्जा चुका दिया? कहां से? कहीं ये वही 2 लाख रुपए तो नहीं है जो राहुल का परिवार कह रहा था कि राहुल ने सिमी को दिए थे? जरा इस मोंटी से उगलवाते हैं। और ये सिमी की फोन लोकेशंस का क्या हुआ? सर उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मार्केट की थी, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओ। डबल रोटी से चिढ़ होने के बाद भी सिम्मी का उसे खाना इस बात को दर्शाता है कि अत्याचारों के बाद भी सिम्मी पूरी तरह से फाइट कर रही थी जीने के लिए। इस बीच पुलिस छोटे से छोटे लीड को फॉलो कर रही थी ताकि वो सिम्मी तक जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा था और संतोष जो पैसों की रिकवरी करता था वो भी अंडरग्राउंड था, उसका फोन बंद था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक शुक्ला परिवार को परेशान करना क्यों छोड़ दिया। साथ ही पुलिस को राहुल के परिवार पे भी शक था, इसलिए बहुत ही चालाकी से पुलिस ने मोंटी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हनुमान मंदिर की तरफ। ठीक है, ये सामने से आता दिखाई देगा। इधर वही है ना? हाँ, इधर टी शर्ट वाले के सामने रोको। अरे कौन है आप लोग और हमने क्या किया? एक्सीडेंट आपकी गलती वजह से हुआ है, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहा है तू? बताते हैं। देख गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, आईटी डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो गवर्नमेंट किडनैपिंग भी कराती है? हाँ, साइड होके हमें जाने का है। शांति से बैठा रहे। मोंटी गुप्ता, तेरी सारी कुंडली है हमारे पास। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। ऑनलाइन जुआ खेलता है ना तू? पता है ना इलीगल है। ये बता, कुछ महीने पहले 2 लाख रुपए तूने कहां से कमाए? हम आपको क्यों बताए? कौन है आप लोग? हाँ, गाड़ी साइड में लगाए, हमें जाने का है। बता ना। बोल। वो लड़की तुमको बर्बाद कर देगी। पता नहीं ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? बेटा क्या हो गया है तुमको? तुम बंद करो ये ड्रामा अपना। और तुम समझते? जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। फिर जब राहुल भैया को उस कमरे में ब्रेसलेट मिला तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या है ये? पैसे चुराए तुमने? हाँ, हमने चुराए, लेकिन अब वो पैसे हमारे पास नहीं है, खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमने वो पैसे उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए रखे थे। कैसे मैनेज करेगी वो? अब वसूली वाले लोग परेशान कर देंगे उसे। कर्जे के चक्कर में हमारी जान जाती तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना? उस कमीनी के लिए आपके पास पैसे हैं लेकिन खुद के भाई के लिए नहीं है। खबरदार जो सिमी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो, वरना हम अभी मम्मी पापा को तुम्हारे उस कांड और उस चोरी के बारे में बता देंगे। कसम खा हमारी, आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। हम कसम खाते हैं नहीं खेलेंगे। तो तुमने अपनी कसम निभाई? नहीं सर, हम अभी भी खेलते हैं। तभी तो हम थोड़े लालच में आ गए थे, इसके लिए ज्यादा बड़ा दाव चल दिया था हमने। राहुल के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? तब हम पूरा दिन घर पे ही थे सर। हमारा फाइनल ईयर है सर, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तभी कोई आया और उसने बोला कि राहुल की लाश पास में मिली है। और जब सिमी का किडनैप हुआ तब कहाँ था तू? बोल।
तब हम एक जॉब के लिए वेबिनार अटेंड कर रहे थे सर। आप चाहिए तो पूछ लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चल। सर मैं सिमी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। सर ये देखिए, वो ज्यादातर राहुल, अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी, और सर जमानत के बाद भी वो सिर्फ अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ये अनिल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं। और सर रोहित का भी कुछ पता नहीं चल पाया। उसके घर वालों ने वहां के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, तुम लोकेशन भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सर सिमी के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई एक लाश मिली है। सर यहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जब उसने ये देखा और हमें कॉल किया। जरा आसपास चेक करो। सर मैंने बॉडी चेक की है, सिमी का कई बार रेप हुआ है और सर प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग भी है। सर बॉडी पे कई जगहों पर सिगरेट के बर्न के निशान है। सर ये देखिए, हो सकता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर इधर आइए। ये देखिए, तो जाओ फॉरेंसिक टीम बुलाओ और यहाँ का सारे सैंपल उठाओ। सर क्या हुआ? ये देखो, ह्यूमन ब्लड लग रहा है। अगर सिमी का यहाँ रेप हुआ है तो शायद उसी का हो। शर्मा, यहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सर फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है। वेरी गुड। माफ कीजिएगा भाई जी। माँ, हमने कहा था ना हम काट देंगे सब्जी, क्या जरूरत थी? अब देखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब तो घर में लगा ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ तुम्हें खरोंच भी आ जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। इधर आओ। मैं प्यार करती है। हाँ? हम फिर आ गए। हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारा खाता ही बंद हो गया। पैसे गए भाड़ में, पहले ये बता कि हमारी लड़की कहाँ है? कहाँ की हमारी सिमी कहाँ है? लड़की कहाँ है बता। अरे सटिया गई है क्या? क्या रे, बहुत मुश्किल से दीदार हुए रहते रे। अरेस्ट करो तीनों को। किस लिए? सिमी के मर्डर के लिए। साहब मैंने नहीं किया कोई मर्डर। मैं तो बस शुरू करने आया था। भगवान से गलत कर रहे हो। मैं ऊपर से फोन करवाऊंगा सर। सिमी देखना, हमको चोट लगा रे। कुछ नहीं किया साहब। 3 दिन से कहां थे तुम लोग? बोलो। साहब मेरठ गए थे दूसरे असाइनमेंट पे। आप चाहो तो लॉज की डिटेल चेक कर लो, जहां हम रुके हुए थे। लेकिन हमने उस लड़की को नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो किसी और को मारने की सुपारी दी होगी तूने। बोल। अरे साहब आप खुद सोचो, मरा हुआ आदमी पैसे भी तो नहीं देता है ना। जब तक इनकी कहानी क्रॉस चेक नहीं हो जाती, इन्हें हवालात में ही रखो। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, अनिल ठाकुर को होश आ गया है। सर सिमी को उनकी मदद करने के लिए जाने की क्या जरूरत थी सर? क्या हुआ भैया, आप ठीक हो? अगर वो नहीं गई होती तो सर आज जिंदा होती। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि राहुल के बाद तुम सिमी को बहुत ज्यादा फोन करने लगे थे। सर राहुल की मौत के बाद डिप्रेशन में थी सर वो। सर मैं राहुल का भी दोस्त था और सिमी का भी दोस्त था। दोस्ती का फर्ज निभा रहा था सर मैं। इतना चाहता था कि सिमी जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है राहुल और सिमी को कौन मार सकता है? रोहित ने मारा होगा सर उसके चेहरे पे जो उस दिन नफरत थी ना सिमी को लेकर, मुझे आज भी याद है सर। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। और तुम्हें राहुल और सिमी के रिश्ते से या उनके होने वाली शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? कैसा सवाल है सर ये? एकदम सीधा सवाल है। तुम राहुल के दोस्त थे
तो राहुल के लिए, सिमी के लिए तुम खुश थे ना? मेरा दोस्त सेटल होने जा रहा था, मैं खुश था सर उसके लिए। सर अब अनिल को जिस तरह देख रहे थे, आपको अनिल पे डाउट है? शर्मा तुम खुद सोचो फिर मुझे बताओ, इन किडनैपर्स को कैसे पता कि सिमी एग्जैक्टली कब और कहां मिलेगी? अगर वो घर से उसका पीछा कर रहे होते तो रास्ते में कहीं भी उसे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो कहां है, कैसे? और इसके अलावा उन्हें सिमी की नेचर के बारे में भी पता था कि वो मदद करने के लिए जरूर आगे आएगी, इसलिए उन्होंने दर्द होने का नाटक किया। सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे सब कुछ पता था कि सिमी उस समय कब और कहां है। अनिल ठाकुर। और देखा तुमने जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था, जब मैंने उसे राहुल और सिमी के रिश्ते के बारे में पूछा तो कैसा शॉक हो गया था, जैसे मैंने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। इस अनिल ठाकुर की पूरी कुंडली निकालो। जी सर। और वो क्राइम सीन के दम डाटा और टायर के निशानों का क्या हुआ? सर टायर के निशानों से सिर्फ इतना पता चला कि टायर काफी पुराना था, घिस चुका था, खत्म होने की कगार पे था। और सर क्राइम स्पॉट हाईवे के काफी करीब है, इसलिए पिछले 4 दिनों में वहां पे कई नंबर्स मिले, लेकिन कोई भी नंबर हमारे केस से कनेक्टेड नहीं है। मोंटी के बयानों को जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उसकी हर बात सही निकली। और जब रोहित पुलिस को मिला, पुलिस को लगा कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी लीड लगने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 जनवरी को रोहित बाइक से मेरठ जा रहा था, उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका मतलब ये है कि वो तब तक बेहोश था। तो 27 जनवरी को एक और संभावना थी कि हो सकता है ये पूरा प्लान रोहित ने बनाया हो और ये किडनैपिंग होने से पहले वो शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस सिमी की बॉडी उसकी मां सावित्री को हैंडओवर करना चाहती थी। वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था और इसलिए उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा सावित्री को बुलाने के लिए। कोई आए घर में? आइए। सर लगता है सावित्री सिमी के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। ये मर्डर है। ऐसे? गुप्ता इधर आओ, जरा स्टूल इसके नीचे रखो। स्मिता इधर आना, पंखे के ठीक नीचे रखो। स्मिता जरा स्टूल के ऊपर खड़ी हो जाओ। शर्मा देख रहे हो, स्मिता फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है और सावित्री और स्मिता दोनों की हाइट लगभग सेम ही है। स्मिता जरा फंदा गले में डालने की कोशिश करो। हाँ देखा, फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सावित्री ने किसी तरह यह फंदा अपने गले में अगर डाल भी लिया होगा तो स्टूल से उसकी हाइट कम से कम 5 से 6 इंच ऊपर हो जाती है। उस स्थिति में उसने कैसे यह स्टूल जमीन पर गिराया? पॉसिबल ही नहीं है। और स्टूल देख रहे हो, लकड़ी का है, काफी भारी है, यानी कि किसी ने उसको पहले मारा और फिर इस फंदे से लटकाया ताकि सुसाइड लगे। नीचे आ जाओ। सर गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स तो है ही, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए तभी जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। सावित्री, सावित्री, तुमने ऐसे क्यों किया सावित्री? अरे हम थे ना तुम्हारा क्या देखने के लिए। आपकी बहन ने सुसाइड नहीं किया है, हमें लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? हमको लगता है ये सब और राहुल के परिवार ने किया है साहब। उस दुलारी ने हमारी बहन पर हमला भी किया था बाजार में साहब। ये हमारी बहन के हाथ पे निशान और इनके चेहरे पे चोट के निशान, ये सब उसी वजह से है साहब। और वो दुलारी हमारी बहन को धमकी भी दे रही थी राहुल की मौत का बदला लेने का। सच बताओ, सावित्री की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? और सिमी का रेप और मर्डर तुम्ही ने किया है ना? हमने मारा है सिमी को, मार दिया हमने उसे के बात को। आइए अरेस्ट कीजिए हमें।
मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा राहुल है, मेरे जिगर के टुकड़े को मार दिया। इस सिमी नौगिन ने मेरे जिगर के टुकड़े को मारा। मैंने इसको मार दिया, मैंने इसकी माँ को मार दिया, मैंने मारा। गिरफ्तार कर ले मुझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार कर लो। हमने मारा उसको, हमने राहुल को पढ़ाया, दिखाया, कामयाब बनाया और वो जिंदा खा गई उसको। हमने मार दिया उसको। जो करना है कर लो, करो गिरफ्तार। ले चलो सबको थाने। राहुल मर्डर केस को सिहानी गेट पुलिस अपने थाने में ट्रांसफर कराने में सफल हो गई। सारी फाइल्स और डिटेल्स को देख के उन्हें एक बात तो समझ में आई कि कवि नगर पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत ढिलाई बरती थी। उस एविडेंस तक को ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। खैर, कॉल एंड लोकेशन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित हो गई थी कि सिम्मी ने राहुल को नहीं मारा और इसलिए उसे बेल मिल गई। पुलिस को इस बात का शक था कि उसका मर्डर सिम्मी की तरह हुआ है। एक बात और पुलिस को पता लगी कि सोने से पहले सावित्री सोने की दवाई लेती थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी। कुछ स्लीपिंग पिल्स उस बोतल में से खाली थी और वो सोफे के नीचे मिली। गोलियों का बोतल से बाहर गिरा होना, क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने जबरदस्ती सावित्री के मुंह में वो गोलियां डाली थी उसे मारने के लिए? लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वो 2 लोग कौन थे। लेकिन इसी बीच में सिम्मी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। सर, सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, इसके मुताबिक उसकी मौत 29 तारीख के सुबह 10 और 2 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई। मतलब किडनैपिंग के 2 दिन बाद, और मारने से पहले भी उसके साथ रेप किया गया। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में से जो सीमेंट सैंपल मिला था उसका डीएनए 25% सिमी के डीएनए से मैच करता है। क्या 25% मैच करता है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि सिमी का रेप और मर्डर उसी के ही किसी रिश्तेदार ने किया है। और सर, सिमी का सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका महेंद्र मामा, और उसके 2 बेटे लखन और किशन। मृत्यु का प्रमाण पत्र लाए हो? प्रमाण पत्र तो नहीं है, पर ये है। हमें ही बता दिया होता। तो कोई बात नहीं, थाने चलो, वहीं देते हैं तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र। यह है उस सीमेंट सैंपल की डीएनए रिपोर्ट जो हमें उस जगह मिला जहां सिमी का रेप हुआ था। और तीसरा, ये तेरे लंबे बाल हमें उस रस्सी पर मिले जहां तुमने अपनी बुआ सावित्री को लटकाया था। इतने सारे सबूतों के बावजूद कौन सा ऐसा वकील है जो तुम्हें बचा लेगा? बोलो। नमस्ते बो। बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। हम दोनों को लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बुआ को ही रास्ते से हटा देते। पापा और हम उनके रिश्तेदार होने के नाते उनका घर हमारे नाम हो जाएगा। हमारी सब एक ही प्रॉब्लम थी सर, सिमी। और तब अनिल ठाकुर, जो कि हमें काफी समय से जानता था, उसने हमें कांटेक्ट किया और हमें एक ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती सर। सिमी को मारने का 1 लाख दूंगा तुम दोनों को। पर क्यों? सिमी को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि राहुल को मैंने मारा है। तो क्या सच में तुमने उसे मारा है? हम ना उससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस है उसकी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उसे भाभी कहकर बोलो। चलो उसका भी एक वीडियो बनाते हैं साथ में। चल अनिल, हम कह रहे हैं चुप हो जा, वरना तू संत बनने का नाटक क्यों कर रहा है? सब जानते हैं कि कितना बड़ा कमीना है तू लड़कियों का यूज करता है और उन्हें छोड़ देता है, उसके बाद मैं उन्हें अपना कंधा देता हूं रोने के लिए, और उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल करता हूं और तू डिट्टो सेम चीज करता है। भूल गया अपनी डील तू? देख, वो सब ना मेरा अतीत था, समझ रहा? चल ठीक है, एक बार अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार सोच। तो मैंने बोला ना, फिर मैंने एविडेंस के साथ भी छेड़खानी कर दी।
उस पत्थर को टच करके जिस पे पहले से मेरे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। पर जब ये सिम्मी जमानत पे बाहर आई ना, तरह तरह के सवाल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन मैं राहुल से मिलने गया हूँ। तो तुझे लग रहा है कि वो पुलिस के पास जाएगी? हाँ, तो बताओ, करोगे मेरा ही काम? तेरा एडवांस 25,000 है, बाकी काम होने के बाद। तो अनिल ने तुम लोगों को बताया था कि वो और सिमी तुम्हें ठेले पर मिलेंगे। अनिल उसे वहां ले गया था ताकि हम उसे किडनैप कर सके। हम उसे सर उस घर में ले गए जहां पहले हमने उसका रेप किया, और फिर सिमी को मारने के बाद हमने सावित्री बुआ को भी ठिकाने लगाने की ठान ली थी। तो जेल जाने की तैयारी कर लो अब। सिम्मी, उसको उसके कजिन्स ने धोखा दिया। आमतौर पे हर माँ बाप को अपना बच्चा सच्चा और सीधा साधा नजर आता है, जब तक कि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ बाप को गलत साबित नहीं कर देता। एक तरफ गुप्ता परिवार के मन में कड़वाहट थी, और दूसरी तरफ अनिल ने सिम्मी के इमोशंस का फायदा उठाया, उसे हनी ट्रैप में फंसाया, उसका रेप और मर्डर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राज को राज रखना चाहता था कि उसने राहुल का मर्डर किया था। सबूत के नाम पे पुलिस के पास सिर्फ बयान थे लखन और किशन के कि राहुल का मर्डर अनिल ने किया था, इसलिए पुलिस ने सिम्मी के रेप और मर्डर केस में सबूत जुटाए, केस को मजबूत बनाया, जिसका नतीजा था अनिल को आजीवन कारावास मिला। अपने बच्चों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, ये उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, पर वहीं अपने बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी है, ये उनकी बेहतर भविष्य की संरचना करता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, वुमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।